हेलो। हेलो। अभी थोड़ी देर के लिए आवाज़ वगैरह को चेक करने की आवश्यकता है, इसलिए 2-1 मिनट का समय लगेगा। आवाज़ आ रही है? थैंक यू। असल में खुद की आवाज़ सुनने का लालित्य ही अलग होता है ना। तो देखते हैं, अभी 2 मिनट में अपन लोग आरंभ कर रहे हैं। मित्रों और साथियों, आज 1 जुलाई है और मध्य प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक बहुत बड़े जनता के प्रति समर्पित एडवोकेट हरनारायण उपाध्याय जी की आज पुण्यतिथि है। आज ही के दिन वो हमारे बीच से चले गए थे और आज दोपहर में ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की मध्य प्रदेश इकाई ने उनकी स्मृति में एक व्याख्यान का आयोजन किया था। और हमारा अफसोस ये है कि उस वक्त नेट की समस्या, वॉइस की समस्या, दुनिया भर की जितनी भी समस्याएं हो सकती थी वो समस्याएं हमारे साथ थी। कुछ समय बोले आवाज़ नहीं गई, कुछ समय बोले आवाज़ गई तो बहुत खरखराती हुई गई। संकट एक नहीं था, संकट अनेक थे। और इसीलिए उस वक्त हम लोगों ने अपने साथियों को ये आश्वस्त किया था कि इस विषय को लेकर 8 बजे से हम दोबारा से लाइव होंगे। पहले जूम की मीटिंग थी, अब ये फेसबुक लाइव हम लोग करेंगे। हरनारायण उपाध्याय जी क्या थे, ये उस पीढ़ी के लोगों ने उन्हें देखा है। उन्हें चलते फिरते, उन्हें जुलूस में आगे बढ़कर अगुवाई करते, उन्हें आम सभाओं में भाषण देते हुए देखा है। उन्हें हाई कोर्ट में पैरवी करते हुए देखा है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाते हुए देखा है। वो लोग जानते हैं, लेकिन जो इस लाभ से वंचित रहे उन्हें ज़रूर थोड़ा सा उनका परिचय देंगे। फिर उस मुख्य विषय पर आएंगे जो आज का विषय है कि क्या श्रम कानूनों का खात्मा केवल श्रमिकों की चिंता का विषय है? क्या श्रम कानूनों का खात्मा केवल श्रम कानूनों का खात्मा है, लेबर लॉज का खात्मा है, या ये कोई उससे आगे बढ़े संविधान पर हमला है? और इसीलिए उस संबंध में बातचीत करने के पहले हम जानना चाहेंगे उपाध्याय जी के बारे में। वो ग्वालियर हाई कोर्ट के वकील थे, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ उनकी आवश्यकता हुई वो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी अनेक मामलों को वो लेकर गए। हमारे यहाँ रिवाज है और दुनिया भर में रिवाज है कि जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो व्यक्ति चले जाते हैं, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोली जाती हैं। सभ्यता का भी तकाजा यही है और इसी के साथ साथ शिष्टाचार भी यही होना चाहिए। मगर हरनारायण उपाध्याय जी के बारे में ऐसी बातें जितनी भी कही जाएं वो कम होंगी। उनकी मतलब वो जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में जो एक बिंब उभरता है आंखों के सामने, वो सचमुच के महान व्यक्ति थे। महानता आरोपित बहुत सारे लोगों पर की जाती है, लेकिन वो सचमुच के महान व्यक्ति थे। और अगर उसको हमारे यहाँ के
माइथोलॉजिकल मेटाफोर में कहा जाए, दंत कथाओं के रूपक में अगर कहा जाए, तो वो एक जीते जागते दधीचि थे। दधीचि वो ऋषि माने जाते हैं जिन्होंने एक संग्राम में असुरों का संहार करने के लिए अपनी देह को मतलब अपनी हड्डियों को दे दिया था, अपने प्राण छोड़ दिए थे, और उनकी हड्डियों से एक वज्र बनाया गया था और उस वज्र से उस युद्ध को जीता गया था। मैं उसकी बहस में नहीं पढ़ रहा कि असुर कौन थे और सुर कौन थे और देवता कौन थे और राक्षस कौन थे, लेकिन एक पर्यायवाची है कि वो व्यक्ति जो अपना खुद को का भी सब कुछ न्योछावर कर दे, जैसा कि कबीर कहा करते थे, लिए लखुटिया हाथ जो घर फूके आप ना चले हमारो साथ। लगभग वैसे ही थे उपाध्याय जी। वो एक तरीके से गौतम बुद्ध की परंपरा में उनके अनुयायियों में या उनके ज्ञान को लेकर जाने वाले लोगों में भी से एक माने जा सकते हैं, जिनके संपर्क में आके, जो औपचारिक रूप से प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन जिनके संपर्क में आके, जिनके व्यवहार में आके, जिनकी बातों को सुनकर लोग तब तक जो सोचा करते थे उसको भूल जाया करते थे और नया सीखने लगते थे। वो एक शलाका पुरुष थे। हमारे व्यक्तिगत जीवन में उनका बहुत असाधारण योगदान है। ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता के रूप में उन्होंने हमें जो मार्गदर्शन दिया है, वो हमारी ट्रेड यूनियन आंदोलन के नेता थे। उन्होंने ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा यूनियनें उनकी अपनी पहल पर गठित हुई, उनमें से अनेकों के वो अध्यक्ष भी रहे। और इस तरीके से हमने एक श्रमिक आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में जो कुछ भी अपने जीवन में परफॉर्म किया या निभाया, या जो जानकारियाँ हासिल ली, या जो जानकारियाँ लोगों को सिखाने की कोशिश की, उस सब की सीख के पीछे दादा थे, हरिनारायण उपाध्याय जी थे। हमने सब कुछ उनसे ही सीखा। राजनीतिक जीवन में भी वो हमारे आदर्श थे, और किस तरीके से धीरज, समर्पण के साथ, राजनीतिक सूझबूझ के साथ, बिना किसी मसले पर उत्तेजित हुए, हमने उनको कभी उत्तेजित, उग्र या आवेश में नहीं देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से बहुत ही सहजता के साथ मान लिया करते थे बात। उन्होंने कभी अपने सैद्धांतिक और अपने जिस स्टैंड पर वो कायम रहते थे, उस स्टैंड के साथ भी उन्होंने कभी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और उसकी वजह थी, वे वकील बनने के पहले सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के बड़े योद्धा थे। और इसीलिए जब वो वकालत में आए, और अनफॉर्चुनेटली उन्हें वकालत में आना पड़ा अपने परिवार में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से, जब उनके बड़े बेटे अरुण उपाध्याय जी को, जो खुद एडवोकेट रहे बाद में, अरुण उपाध्याय जी को उस जमाने के सबसे बड़े डकैतों के गैंग ने अपहरण कर लिया और इनसे फिरौती मांगी गई। और उस फिरौती की राशि इतनी अधिक थी कि वो उससे खेती और सारी चीज़ों को झोंकने के बाद भी काफ़ी आर्थिक अव्यवस्था पैदा हुई। उस मजबूरी में दादा को वकालत करनी पड़ी, वरना उसके पहले वो एक बड़े नेता थे, वामपंथी आंदोलन के बड़े नेता थे, और अविभाजित कम्युनिस्ट पार्टी की ग्वालियर जिला समिति के वो 11 वर्षों तक लगातार अध्यक्ष रहे, वो सेक्रेटरी रहे 11 वर्षों तक लगातार। और उसके बाद जब सीपीआई और सीपीएम का विभाजन हुआ तो वो सीपीएम में आ गए, लेकिन इस बीच में उनके पास यहाँ वो घटना घट चुकी थी जब उनके बेटे का अपहरण किया गया और उसकी फिरौती चुकाने के चक्कर में उन्हें वकालत ज्वाइन करनी लगी। लेकिन वकालत ज्वाइन करने के बाद भी वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई के योद्धा ही रहे। उन्होंने इस वकालत को भी औजार बनाया। ऐसा बहुत कम होता है। हमारे बहुत सारे मित्र वकील हैं, अच्छे वकील हैं, अच्छे लोग भी हैं, व्यक्ति भी अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब वकालत में शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी व्यक्ति अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से उतनी कड़ाई के साथ जुड़ा रहे, अपने सरोकार बिल्कुल नहीं बदले, मुवक्किल को वो आमदनी का जरिया न माने, बल्कि उसे एक पीड़ित नागरिक के रूप में देखे और उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई माने। और ऐसा मानेगा तो वो उसकी लड़ाई को जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंक देगा और उसे न्याय दिलाते दिलाते जब वो इस प्रक्रिया में शामिल होता है, जैसे दादा हुआ करते थे हरिनारायण उपाध्याय जी, जब वो इस प्रक्रिया में शामिल होता है इस तरीके से कि वो लड़ाई मेरी लड़ाई है, ये मुवक्किल मेरी कमाई का जरिया नहीं है, आमदनी का जरिया नहीं है, बल्कि ये इस समाज का पीड़ित और वंचित नागरिक है। वो आमतौर से गरीबों की ही पैरवी करते थे, आमतौर से क्या
गरीबों की ही पैरवी करते थे। जब वो ऐसा मानते थे तो धीरे धीरे उसी संगत में तारीखों पर आते आते, तारीख के बारे में बात करते करते, उनके ज़्यादातर क्लाइंट्स भी वो एक ऐसी समझ विकसित कर लेते थे कि जब वो गांव में या अपने उद्योग में दोबारा से लौटा करते थे तो उसी संगठन की एकजुट होने की, संघर्ष की चेतना को लेके जाया करते थे। तो इस तरीके से वो उस मोर्चे को भी, वकालत के मोर्चे को भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के, एक व्यक्ति के अंदर एक सामाजिक चेतना, संगठन की चेतना और संघर्ष की चेतना के विकास के रूप में ही इस्तेमाल कर रहे थे। और ये काम वो जीवन की आखिरी सांस तक करते रहे। हमारी पीएचई कर्मचारी की यूनियन के जन्मदाता वो थे, हमारी पॉटरीज कर्मचारियों की जो यूनियन थी उसके जन्मदाता वो थे। ये पॉटरीज बंद हो चुकी है। लेदर फैक्ट्री के वर्कर्स की जो यूनियन थी, जो मुरार में काफ़ी कोने में पड़ती है, जो फैक्ट्री बंद हो चुकी है, उसके भी जन्मदाता वो थे। कंबल केंद्र की यूनियन बनाने वाली संगठन के भी जन्मदाता वो थे। सिमको और स्टील फाउंड्री में, बिरला के कारखानों में भी जो यूनियनें बनी वो दादा के सौजन से बनी। और इस तरीके से न जाने कितनी यूनियनें उन्होंने वर्क्स डिपार्टमेंट में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में, सफाई कर्मचारियों के बीच में, न जाने कितनी सीटों से सीधी जुड़ी हुई यूनियन है और न जाने कितनी और यूनियन है जो सीटों के साथ नहीं जुड़ी थी, लेकिन जो थी ऐसी अनगिनत यूनियनें भी उन्होंने स्थापित की। हमें याद आता है एक बार 1973-74 की बात है, जब हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों का एक ज़बरदस्त आंदोलन वहाँ पर हुआ था। और उस ज़बरदस्त आंदोलन में वीसी स्कूल का एक आंदोलन था। उस ज़बरदस्त आंदोलन में दिन भर एक बड़ी कार्रवाई हुई थी, पुलिस के साथ काफ़ी कन्फ्रंटेशन भी हुआ था। और अगले दिन एक विशाल छात्र रैली का आह्वान किया गया था। उस वक्त शाम के वक्त जब हम लोग अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, जो डिलाइट टॉकीज के पीछे था लाल भवन, उसी के सामने उस ज़माने में दादा ऊपर की मंजिल में रहा करते थे किराए से, तो वो अपना स्कूटर रखने के लिए आए थे। और हम लोग बैठ के बातचीत कर ही रहे थे कि तब तक पुलिस का छापा पड़ा और हमारे साथ दादा भी जेल में। लगभग 10 दिन तक हमें उनके साथ जेल में रहने का अवसर मिला। और उस वक्त 73-74 में हम कितने वर्ष के रहे होंगे, 17-18 साल के रहे होंगे। उस वक्त जो एक असर उनका एक किशोर मन के ऊपर पड़ा, वो असर बाद के दिनों में हमारे काम आया। और एक और ख़ास बात है विषय पर आने के पहले, और वो ये कि वो एक रसूखदार परिवार में पैदा हुए थे। उनके परिवार की काफ़ी प्रतिष्ठा थी, आर्थिक सामर्थ्य भी थी, और उसके बाद एक बहुत बड़े वकील थे वो। लेकिन इसके बाद भी वो सभाओं में, बैठकों में या व्यवहार में या बर्ताव में कभी भी उन्होंने उसको अपनी इस हैसियत को हैकड़ी की तरह या डोमिनेट होने के लिए, वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशों की तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। कभी भी खुद को हावी करने की कोशिश नहीं की। एक बात और विषय पर आने के पहले, और वो बात यह है कि दादा को आमतौर से लेबर लॉयर के रूप में देखा जाता है, मजदूर नेता, मजदूरों के वकील के रूप में, श्रम कानूनों के जानकार के रूप में, विशेषज्ञ के रूप में। मगर वे सिर्फ इतने भर नहीं थे, वो संविधान विशेषज्ञ भी थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। और जितनी संगत में हम उनके साथ रहे, कई बार मामलों को लेके या कई बार ऐसे केसेज को लेके, उसमें हमें लगता है कि वो इस देश के जो जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी तुलना में कोई कम संविधान विशेषज्ञ नहीं थे। जैसे हमारी छात्र आंदोलन और ट्रेड यूनियन आंदोलन में जब हम लोगों की, हमारे साथियों की वहाँ पर गिरफ्तारियाँ हुआ करती थी, तो हमें याद है कम से कम 1 दर्जन हेवियस कार्पस पिटिशंस उन्होंने हाई कोर्ट में लगाई। और लगभग क्या सारी पिटिशंस को उन्होंने जीता। और हम लोग जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, उनको हाई कोर्ट के निर्देश पर रिहा करना पड़ा। हैवियस कॉर्पस की पिटीशन को लगाने के लिए जो एक विशेषज्ञता चाहिए, एक दक्षता चाहिए संविधान एक मामलों में, वो उनमें थी। लेकिन केवल इतना ही नहीं, लगभग 2 दर्जन जनहित याचिकाएं भी उस दौर में लगाई गई, जिनकी पैरवी दादा ने की और उन सारी पैरवियों में भी जीत किया है। अभी परसों के रोज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे भारत के संविधान में जो बुनियादी अधिकार है, जो मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें जो जिंदा रहने का अधिकार है, जो धारा 21 में लिखा हुआ है, वो जिंदा रहने का अधिकार फंडामेंटल राइट के उस परिभाषा में शामिल होता है जहां पर भोजन प्राप्त करने का अधिकार भी होना चाहिए। मतलब ये कि ये सरकारों का दायित्व है कि वो लोगों के जिंदा रहने के अधिकार को सुनिश्चित करें। इसलिए ये सरकारों का दायित्व है कि वो लोगों को भूख से न मरने दें
और इसके लिए खाद्य सुरक्षा का कानून बनाए। ये एक बड़ा फैसला है और ये बिल्कुल सही बात है। जिंदा रहने का एक गोलमोल अधिकार नहीं दिया जा सकता। जिंदा रहने की जो जरूरत है, मूल आवश्यकता है, बुनियादी आवश्यकता है आहार, उस आहार को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। लेकिन हरिनारायण उपाध्याय जी धारा 21 की, फंडामेंटल राइट्स की धारा 21 की यह व्याख्या 1988-89 में ही करा चुके थे। हमें याद है कि उस वक्त डॉक्टर टी.एन. सिंह हुआ करते थे, उनके हाईकोर्ट जस्टिस, और उनके साथ एक और दो लोगों की बेंच ने एक केस में फैसला दिया था। हमारे टेक्सटाइल वर्कर्स के एक नेता हुआ करते थे, बनी सिंह जी, सीटू नेता थे, और वो बर्खास्त भी हो गए थे आंदोलन के चलने में। तो उनके 6-7 संतानें थीं, तो उनके घर में किसी एक पागल कुत्ते ने उनके 7 बच्चों को काट लिया था, उनको भी काट लिया था। और उस वक्त ग्वालियर के सरकारी हॉस्पिटल्स में एंटी रेबीज के इंजेक्शंस नहीं थे। उन्हें प्राइवेट जाके बाजार रेट पर उन इंजेक्शंस को खरीदना पड़ता। उतने पैसे उनके पास नहीं थे क्योंकि वो एक कारखाने के डिसमिस वर्कर्स थे। उनकी एक रिट की गई इस फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, और डॉक्टर टी.एन. सिंह की बेंच ने यह फैसला दिया था कि यस, जिंदा रहने के अधिकार में ये भी शामिल है कि अगर मौत सामने खड़ी है तो उस मौत को से बचाने के लिए सरकार को प्रबंध करना चाहिए। और मुझे याद है कि ग्वालियर में नहीं मिले थे तो हवाई जहाज से ग्वालियर के कलेक्टर को वो इंजेक्शंस दिल्ली से मंगाने पड़े थे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे, और मुकदमा, जैसे कि मैंने आपसे कहा, कि वो एक मिशन की तरह लेते थे इस पूरे के पूरे संघर्ष को। कानूनी लड़ाई को भी एक मिशन के रूप में लेते थे। हमें नहीं याद 20 मुकदमे उनसे लड़वाए होंगे हम लोगों ने, हमारे तो वही वकील थे हर तरीके के, लेकिन हमें नहीं याद दिया था कि कभी हमने या हमारे संगठन ने उनको 1 रुपया भी दिया हो। उल्टे कई बार जब हम वो बताते थे कि इस रेट को कल तक टाइप कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो इसकी फ़ोटो स्टेट करा लाओ 70 पेज की, तो उस वक्त जब हम काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहते थे हमारे साथी, तो दादा यही कहते थे कि फ़ोटो स्टेट के भी पैसे नहीं है क्या, और उसके बाद फ़ोटो स्टेट के पैसे भी दिया करते थे। और ये बात केवल हम लोगों के साथ नहीं करते थे, क्योंकि हम लोग उनके मानस उत्तराधिकारी थे, मानस संतानें थी हम उनकी विचारधारा के साथ थे। लेकिन ये व्यवहार वो आम मजदूर के साथ भी क्या करते थे। कई बार भितरवाड़ से, चिनौर से, नरवर से, शिवपुरी से ऐसे मजदूरों को, डिसमिस वर्कर्स को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के खिलाफ सुनवाई में आते हुए हमने देखा, जो फिर शाम को बैठे रहते थे और दादा इस बात को समझ जाते थे कि अब इसके पास किराए के लिए पैसे नहीं है, तो उसको किराए का पैसा भी दिया करते थे। ये इतने बड़े लेबर लॉयर्स थे, उन्होंने पैसा छोड़कर सब कुछ कमाया। अभी शेख गनी साहब ने आज याद दिलाया था मुझे कि ये हरिनारायण उपाध्याय जी, जिनका हाई कोर्ट जजेस की सूची में 3-3 बार नाम शॉर्ट लिस्ट हुआ, लेकिन वो उनके कमिटमेंट, उनके पॉलिटिकल कमिटमेंट की वजह से वो नियुक्ति आदेश नहीं आए। वो, और जो इतने बड़े वकील थे, उनकी आर्थिक हैसियत ऐसी थी कि आखिर में वो प्रोस्टेट का ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा पाए क्योंकि उनके पास 28,000 रुपये नहीं थे उस प्रोस्टेट ऑपरेशन की कीमत चुकाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी दादा हमको याद है, और इसके बावजूद भी दादा हमको याद रहेंगे, क्योंकि वो एक नायक के रूप में, एक परफॉर्मर के रूप में हमारे बीच में रहे हैं, और एक आदर्श के रूप में उन्होंने हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को दर्शाया। बहरहाल अब हम विषय पर आते हैं। हमारा विषय श्रम कानून में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं वो भारत के संविधान पर हमला है। पिछली साल हमारी सरकार ने बड़े ताबड़तोड़ परिवर्तन किए हैं। एग्री बिल भी लेकर आई, 3 कृषि कानून भी लेकर आई। संसद के उसी सत्र में वो 29 मौजूदा श्रम कानूनों को खत्म कर 4 लेबर कोड बनाने का फैसला भी लेकर आई। वो बना दिया। क्या है ये? अगर हम ज्यादा विस्तार में न जाएं तो 2 ही बातें कही जा सकती है कि इन सारे श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड को लाने के बाद सरकार ने इस देश के मजदूरों को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जो 19वीं शताब्दी के बर्बर पूंजीवाद के शोषण जैसी अवस्था है। मजदूरों के सारे अधिकार छीन के उन्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया गया है जिसका मतलब यह है कि वो सिर्फ और केवल बंधुआ मजदूर से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में रह सकते हैं। न्यूनतम वेतन का कानून नहीं होगा। कितनी बहस के बाद, कितने संघर्षों के बाद ये कानून बना था। 8 घंटे के अधिकार का जो 1886 में लड़ाई
अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर शुरू हुई थी। वो भारत के मजदूरों में वो लड़ाई 1883 में शुरू हो गई थी, जब हावड़ा की रेल फैक्ट्री के मजदूरों ने, कोच फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल की थी। वो जो 8 घंटे काम की लड़ाई लड़ के जो अधिकार हासिल किया गया था, सरकार ने एक झटके में उसको हटा दिया और लेबर कोर्ट में उस 8 घंटे की बाध्यकारी शर्त को समाप्त कर 12 घंटे और 16 घंटे तक किसी भी स्थिति में काम करने के अधिकार उन्होंने दे दिया। उद्योग में मजदूर जो काम करने के लिए जाता है, चाहे वो खदान हो चाहे वो उद्योग हो, उस उद्योग में इस तरीके का सेफ्टी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि उसकी जान खतरे में नहीं पड़े। उत्पादन और मुनाफे दोनों से ज़्यादा कीमती है जान। ये समझदारी आने के बाद वो कानून बने थे जो फैक्ट्री एक्ट में तमाम सारे वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए जो बनते थे। सरकार ने उन कानूनों को भी एक तरीके से ख़त्म ही कर दिया है, क्योंकि अब उसने वो सारा का सारा जिम्मा जो है वो उद्योग के मालिक पर छोड़ दिया है। अब सरकार की ओर से उनका किसी भी तरीके का इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। एक और बड़ा परिवर्तन किया गया और वो परिवर्तन ये कि अब अगर कोई हड़ताल कर नहीं सकता, जिस तरीके के परिवर्तन, जिस तरीके की प्रोविजंस को लेकर आए हैं, उसके बाद हड़ताल कोई कर नहीं सकता। इसके बाद भी कोई अगर हड़ताल करने का साहस करेगा तो उसके लिए सजा भी है, जुर्माना भी है, दंडनीय भी है, आर्थिक दंड भी है और जेल भी है। हड़ताल जैसे, विरोध करने जैसे लोकतांत्रिक अधिकार को भी सरकार ने इन 4 लेबर कोड्स के जरिए इस देश की मजदूर, संगठित मजदूर, असंगठित मजदूर, हर तरीके के मजदूर से छीन लिया। और तीसरी बात यह है कि इसमें जो एक और औजार हो सकता था जो बड़े टाइम टेस्टेड था, जो बड़ी मुश्किल से इस दुनिया के वर्कर्स ने हासिल किया था, और वो था ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार। उस ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार को भी पूरी तरीके से छीन लिया गया है। और कुल मिलाकर ये एक ऐसी स्थिति लाई जा रही है जिस स्थिति में इस देश का मेहनतकश, चाहे वो कारखानों में काम करने वाला हो, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला हो, चाहे वो खदानों में काम करने वाला हो, पूरी तरीके से मुनाफाखोर मगरमच्छों की मेहरबानी का मोहताज हो जाएगा। और उसी तरीके से हादसे घटेंगे जिस तरीके के हादसे पूंजीवाद की शुरुआत की अवस्था में घटा। ये जो कानून जिनको हटाया गया है, वो 29 कानून, वो कानून रातों रात नहीं बने थे। उन कानूनों के पीछे सैकड़ों वर्षों के संघर्ष थे, बड़े बड़े संघर्ष थे। उनके बाद एक एक कानून बना, फिर उसमें थोड़ी बहुत तरमीम हुई, तब्दीली आई। 150 पौने 200 साल में भारत के मजदूर वर्ग ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उन सारी लड़ाइयों को उन्होंने एकदम से गुम कर दिया 4 लेबर कोड बनाने के जरिए। और यही वजह है कि आज देश के सारे श्रमिक संगठन उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। ये इस नवोदार नीतियों का ये हिस्सा है। उस नवोदार नीति के खिलाफ पिछले 25 से 1 साल में 20 से ज़्यादा हड़तालें पूरे देश भर के पैमाने पर हो चुकी हैं। अभी 26 नवंबर 2020 को ये हड़ताल की गई थी, जिसमें लगभग 25 करोड़ लोगों ने भाग लिया था। अभी लंबी हड़ताल की भी तैयारी चल रही है। लेकिन क्या ये सिर्फ मजदूरों की चिंता का मामला है? क्या ये केवल सेक्शनल मामला है, लेबर लॉस का मामला है? नहीं, इसका बुनियादी रूप कुछ और है। जिस संसद सत्र में ये लेबर कोड जबरिया पास कराए गए थे, उसी संसद सत्र में ये पारित कराया गया था। तीनों कृषि कानून भी पारित कराए गए थे। और वो भी केवल किसानों का मामला नहीं है, जिस तरीके से ये मजदूरों का मामला नहीं है सिर्फ, इसी तरीके से खेती के कानून भी सिर्फ किसानों का मामला नहीं है। ये भारत के संविधान पर हमला है। भारत के संविधान की जो मूल बनावट है, भारत के संविधान का जो मूल आधार है, भारत के संविधान का जो ढांचा है, उस ढांचे को ध्वस्त करने वाले हैं। कैसे? इस क्यों और कैसे पर आने के पहले थोड़ी देर का समय हम लोग खर्च करेंगे ये जानने के लिए कि ये भारत का संविधान कैसे बन गया। क्या कुछ नेताओं के दिमाग में अचानक से एक बहुत अच्छा विचार आया? क्या अचानक संविधान सभा में बैठे हुए जो विद्वत जन थे, उन विद्वत जनों ने सोचा कि चलो आप कुछ अच्छा कर लेते हैं? ये उस देश का संविधान है जिस देश की सभ्यता 5000 से लेकर 7000 साल तक पुरानी है। अगर सिंधु घाटी और मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं, उनसे हम अगर शुरुआत करते हैं बसाहट की, तो वो लगभग 7000 साल पुरानी है। अगर हम जहाँ से ये साहित्य की और दर्शन की
सृजन का काम शुरू हुआ है, अगर वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं तो तकरीबन 4-4.5 साल पुरानी है। इस पूरे 5-7 हजार साल पुरानी सभ्यता में बहुत अच्छा साहित्य है, बहुत अच्छा दर्शन है, बहुत अच्छी बहसें हैं, अनेक किताबें हैं, लेकिन एक भी किताब, एक भी ग्रंथ, एक भी विचार ऐसा नहीं है जिस विचार में वो बात कही गई हो जो 26 जनवरी 1950 को इस देश की जनता द्वारा इस देश की जनता को सौंपे गए संविधान में कही है। वो क्या बात है? इससे पहले की जितनी भी किताबें थी, इससे पहले की जितनी भी समझदारियां थी, वो किसी न किसी तरीके की असमानता या गैर बराबरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करती थी, उसके आधार पर समाज का ढांचा करती थी। ये पहली किताब है जिसने हर तरीके की असमानता और गैर बराबरी को प्रतिबंधित किया, दंडित करने के प्रावधान दिए, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे वो लैंगिकता के नाम पर हो, चाहे वो जाति के नाम पर हो, चाहे वो वर्ण के नाम पर हो, चाहे वो क्षेत्र के नाम पर हो, चाहे वो काम के नाम पर हो। किसी भी तरीके की ऊंच नीच इस समाज के अंदर नहीं होगी, और ये केवल किताब में लिखने से नहीं होगा। इसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको एक पूरी का पूरा उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को पैदा करना पड़ेगा जिसके जरिए इस तरीके के हालात पैदा हों, और इसीलिए लोकतंत्र आया। समता की धारणा के साथ लोकतंत्र आया, लोकतंत्र के साथ सार्वत्रिक मताधिकार भी आया। हर एक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। हमारे देश में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार उस जमाने में मिल गया था जब यूरोप के भी कई सारे देशों में नहीं था। ये सब कैसे पैदा हो? ये देश भर में तकरीबन 90 साल तक जनता के आंदोलनों के दौरान जो बहस चली है उसका नतीजा था। 1857 की जो पहली स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई थी, जो महाविप्लव था, उस महाविप्लव के बाद इस देश में एक भावना पैदा हुई कि नहीं, हमें अंग्रेज नहीं चाहिए, हमें साम्राज्यवाद नहीं चाहिए, हमें उपनिवेशवाद नहीं चाहिए। अलग अलग किस्म के राजा, रानी, बादशाह सारे लोग मिलकर इकट्ठा हुए और एक राजनीतिक भूगोल वाले देश की वास्तविक परिकल्पना लोगों के दिमाग में आई। जब तात्या टोपे भी जा रहे हैं, लक्ष्मीबाई भी जा रही है, मंगल पांडे भी आ रहे हैं, तमाम सारे सैनिक भी आ रहे हैं। किस लिए? कि दिल्ली पे वायसराय नहीं चाहिए, बहादुर शाह जफर चाहिए। ये एक मोटी मोटी सी भावना थी कि हमें किस तरीके का देश चाहिए। ये और ज़्यादा विकसित हुई 1919 में जलियांवाला बाग के बाद, जब इस देश में एक ऐसी धाराएं आज़ादी की लड़ाई में कूदी जो जेल भी जाती थी, जो लाठियाँ भी खाती थी, जो सत्याग्रह में भी रहती थी, जो फांसी का फंदा भी चूमती थी, आंदोलन में लगी रहती थी, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन में बहस भी करती थी, एक दूसरे के साथ भी बहस करती थी, जनता के बीच में भी बहस करती थी। उसमें भगत सिंह की धारा थी, उसमें कांग्रेस में चली हुई बहसें थी, उसमें गांधी जी थे, उसमें नेहरू थे, उसमें अंबेडकर थे, उसमें पेरियार थे, उसमें कम्युनिस्ट थे, उसमें समाजवादी थे, मजदूर किसानों के तमाम संगठन थे, सांस्कृतिक संगठन थे, कवि, लेखक, साहित्यकार, ये जितने भी जन आंदोलन की अनेक जागरण की जितनी भी धाराएं थी, वो जागरण की धारा इसमें शामिल थी। और उनके पास एक उदाहरण भी था। 2 साल पहले क्रांति हुई थी, जब दुनिया के सारे इतिहास को पलटकर पहले बार बिना किसी राजा, बिना किसी पूंजीपति के खुद मेहनत करने वाले कारखानिया मजदूरों ने और खेत में काम करने वाले गरीब किसानों ने राज चला सकते हैं, ये साबित किया। ये हुआ था पहली बार। तो इस पूरे मंथन के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि हम गुलाम क्यों बने। दूसरा प्रश्न ये था कि हम आज़ाद कैसे होंगे, उसके लिए हमारी कार्यनीति, रणनीति क्या होनी चाहिए। और तीसरा ये कि जब हम आज़ाद हो भी जाएंगे तो ऐसी कैसी नीतियां बनाई जानी चाहिए जिनकी वजह से भविष्य में कभी गुलाम न बने। इन तीनों पर जो विमर्श चला, उस विमर्श का सार, या कह सकते हैं उसका लुब्बे लुबाब, उसका जो मतलब आधी इनकी लेकिन कुल मिलाकर सबकी, इन भावनाओं को समाहित करने के लिए ये संविधान आया है, जिसमें संविधान सभा ने अपनी तमाम सारी वर्गीय सीमाओं के बावजूद भी कुछ बुनियादी व्यवस्था की, कुछ फंडामेंटल राइट्स तय किए, कुछ बुनियादी अधिकार तय किए। और उसी संविधान के अनुच्छेद 13 में उन्होंने इस बात को लिख भी दिया कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता
जिससे संविधान के इस भाग 3 में जो मौलिक अधिकार लिखे गए हैं उन मौलिक अधिकारों को उनसे छीना जा सके। ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। इन मौलिक अधिकारों में बहुत सारे हैं। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा से संबद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संगठित होने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, जुलूस निकालने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार है और हड़ताल करने का अधिकार है। ये जो श्रम कानूनों में परिवर्तन है वो परिवर्तन इन सारे फंडामेंटल राइट्स को समाप्त करने की कोशिश। मैं गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती के केस की बात नहीं कर रहा, लेकिन जैसे संगठित होने का बुनियादी अधिकार है इस देश के संविधान में, और ये 4 लेबर कोड हड़ताल के अधिकार को छीनते हैं, यूनियन बनाने के अधिकार को छीनते हैं, और केवल छीनते ही नहीं है बल्कि उस पर जुर्माना भी लगाते हैं और सजा भी लगाते हैं। संविधान के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ संविधान का एक और हिस्सा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के रूप में जो जाना जाता है। वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि इस देश में इस तरीके की नीतियां बननी चाहिए ताकि देश की जनता की आमदनी और संपत्ति के बीच में जो गैर बराबरी है, जो खाई है, उस खाई को दूर किया जा सके। और उसमें उन्होंने लिखा था कि इस तरीके की नीतियां बने, ए, ताकि संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, बी, अगर किसी की न्यूनतम आमदनी एक रुपया है तो अधिकतम आमदनी 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऐसी नीतियां बननी चाहिए। और ये नीतियां ये संपत्ति के केंद्रीकरण का निषेध करता है। और ये आज़ादी के आंदोलन की समझ थी। जब आज़ादी के आंदोलन का आकलन करते हुए लोगों ने पाया कि हम गुलाम क्यों बने, गुलाम इसलिए बने कि विराट बहुमत जनता का एलियनेटेड था, उसको कोई मतलब नहीं था। ये जो मंत्रा से कहलवाया गया है ना रामचरितमानस में कि को नृप होए हमें कहानी, लोगों का विश्वास ही नहीं था। क्या लोगों का विश्वास ही नहीं था कि मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कौन सा राजा है, कौन सा बादशाह है, उनको कोई गांव की स्थिति में उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। उस एलियनेशन को दूर किया जाना चाहिए, उस अलगाव को दूर किया जाना चाहिए, ये था मुख्य रूप से लक्ष्य। और उसी लिए ये सारी चीज़ें दी गई थी कि आंदोलन कर सकते हो, जुलूस निकाल सकते हो, सरकार चुन सकते हो, लेकिन चुनी हुई सरकार के खिलाफ भी चाहो तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर सकते हो। ये सारे अधिकार उसी आधार पर दिए गए थे ताकि लोगों में सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट पैदा हो। मेरा देश है, उस मेरे देश की भावना को पैदा करने के लिए इस ऐसे बहुत सारे प्रावधान हुए ताकि जनता का लोकतंत्र अब एक खास यूनिकनेस है, खास विशेषता है भारत के संविधान की। और वो ये कि इसे किसी संसद ने या किसी राजा ने या किसी बड़े आदमी ने देश के लिए समर्पित नहीं किया, बल्कि ये वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये हम भारत के लोग हैं जिन्होंने अपने ऊपर इस संविधान को अंगीकार किया, स्वीकार किया। ये केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये उस पूरे विमर्श का निचोड़ है जो 1919 से लेकर 1947 तक लगातार चला। ये हमला उस धारणा को खत्म कर देना चाहता है। इस वक्त ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये लेबर कोड को खत्म कर रहे हैं। इन्होंने जुडिशरी को लगभग ऐसे कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि लोगों में अब उसके प्रति उस तरीके का विश्वास नहीं बचा, अगर मैं कड़ी भाषा का इस्तेमाल न करूं तो। वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के कुछ फैसलों को छोड़ दिया जाए तो हाल के 3-4 वर्षों में हमारा सुप्रीम कोर्ट जिस त्रासदी के दौर से गुजरा है, और व्यक्ति जो जज के रूप में बैठ गए थे, उन व्यक्तियों की लोभ या लालच के आधार पर जिस तरीके से पूरी की पूरी न्याय प्रणाली को मैनिपुलेट किया है, हमें दादा की बहुत याद आती है। दादा इतने बड़े बड़े मामलों में हेवियस कार्पस में निकाल के ले आते थे, और यहाँ सीधे सादे ऐसे मामलों में जिनमें हाई कोर्ट भी ये मानता है कि इसमें तो यूपीए की धारा लगती नहीं है, इसमें तो देशद्रोह की धारा लगती नहीं है, उसका फैसला करने में भी उनको 1.5-2 साल लग जाते हैं। कई मामलों में तो 3 साल में भी अभी तक फैसला नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में लेबर कोड का खात्मा तो बहुत छोटी सी बात हुई ना। वो सब पर वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए काम करना है, तो लोगों में असंतोष पैदा होगा। असंतोष पैदा होगा तो एक खास किस्म की तानाशाही की आवश्यकता होगी,
और जब तानाशाही की आवश्यकता होगी तो तीनों खंड, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, उनके नियंत्रण में होने चाहिए। और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। ये बात केवल हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात को कहा था। बताइए कहां, मतलब जिस देश में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी जिसे कहा जाता है, हम लोग भोपाल गैस कांड कहते हैं उसको, त्रासदी नहीं मानते, कांड है वो। कांड इस मामले में है कि न तो उस वक्त उसके दोषियों को चिन्हांकित किया, न उसके बाद उसके दोषियों को कोई ढंग ढोर की सजा दी गई। एंडरसन वेंडरसन, अमेरिका तो छोड़िए, बाकी को भी नहीं दी गई। उस देश में आप अगर इंडस्ट्रियल सेफ्टी को, औद्योगिक सुरक्षा के कानून को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे और पूरी छूट दे देंगे उनके मालिकों को कि वो अपना सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम करके ये दावा कर सकते हैं कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने वहाँ पर इंतजाम किया हुआ है, तो क्या नतीजा निकलने वाला है आप लोग महसूस कर सकते हैं। कार्बाइड की जो दुर्घटना घटी थी वो केवल 2,500 रुपए की बचत के लिए घटी थी। पूंजीवाद बचत करना चाहता है, पूंजीवाद कम से कम खर्च करना चाहता है, लागत को कम से कम करना चाहता है, मजदूर को देने वाला, उद्योग की सुरक्षा पे जो खर्च किया जाने वाला उसको कम से कम करना चाहता है, भले ही जनता मरती है तो मर जाए। जिस गैस की टंकी से मिथाइल आइसोसाइनेट रिसी थी उसका वाशर खराब हो गया था। उस वाशर को ठीक करने के लिए 2,500 रुपये की आवश्यकता थी। फोरमैन ने लिखित में कंप्लेंट दी थी, फैक्ट्री मैनेजर ने उस कंप्लेंट को जनरल मैनेजर तक पहुंचाया था। जनरल मैनेजर ने पूछा था कि कितने का आएगा, उसने कहा कि 2,500 का। ठीक हो के ये चल सकता है क्या? बोले अभी 1 आध महीने तक तो चल जाएगा। और नतीजा क्या निकला? उसने धोखा दे दिया और 2700 लोग एक रात में मारे गए थे। अगले कुछ दिन में 5,000 से अधिक लोग वग मारे गए थे और अभी तक 5 लाख से ज़्यादा लोग या तो मारे जा चुके हैं या पीड़ित हैं, तीसरी पीढ़ी तक उसके असर दिखाई दे रहे हैं। तो उन पर आप विश्वास करते हैं कि वो आएंगे और बड़ी गंभीरता के साथ अपने कारखाने के मजदूरों और जनता के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए अपने मुनाफे में से कुछ ऐसे सेफ्टी के मेजर्स लगाएंगे जिनमें पैसा खर्च करेंगे? वो कभी नहीं करने वाले, वो दुनिया में कहीं नहीं करते। और इसीलिए कल जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक बयान दिया है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बार बार सरकार बदलने से या वोट डालने से ही टायरनी ख़त्म नहीं होती, यातना का काल जो है वो ख़त्म नहीं होता, बर्बरता ख़त्म नहीं होती। इसको ख़त्म करने के लिए एक नए तरीके के विवेक को, नए तरीके के मनुष्य को, नए तरीके के समाज को बनाना होता है। हमारा संविधान उस बड़ी यात्रा की प्रस्थान बिंदु था, बिगिनिंग पॉइंट था। क्यों करना चाहते हैं हम? आखिरी बात, 3 कारण है। पहली कारण तो यह कि एक ऐसी ताकत सरकार में है जिसका भारत के संविधान पर विश्वास नहीं है। सरकार में भाजपा नहीं है, सरकार में आरएसएस। उनका भारत के संविधान में कोई विश्वास नहीं। वो जब संविधान बन रहा था उस वक्त ही जाकर विरोध करके आए थे और ये कहा था कि नहीं, हमें संविधान नहीं चाहिए, हमारे यहाँ 5,000 साल पुरानी किताब है मनु स्मृति, उसके आधार पर राज चलना चाहिए। उन्होंने संविधान का तब विरोध किया, वो संविधान का आज सत्ता में आने के बाद पूरी तरीके से तिरस्कार कर रहे हैं और मनुस्मृति की तरीके से ही अपने राज को चलाना चाहते हैं, उसी ओर ढालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको छुपाया नहीं उन्होंने। मनु के जो आधुनिक भाष्यकार हैं गोलवलकर, उन्होंने बाकायदा लिखा है उनके विचार नवनीत में, बंच ऑफ थॉट में आप अगर जाते हैं तो मजदूरों के बारे में उन्होंने क्या दिव्य बातें कही हैं। कभी आंदोलन नहीं करना चाहिए, लाल झंडे वालों के भुलावे में नहीं आना चाहिए, मालिक को पिता की तरह मानना चाहिए और जिस तरीके से घर में पिता अपने बेटे को जो दे देता है उसमें उसको संतोष कर लेना चाहिए और उसमें अगर उसकी कुछ इच्छा है तो अनुग्रह करना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, लाल झंडे वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं और उसके बाद वो किस स्तर तक जाते हैं वो आप चाहे तो उनके विचार नवनीत को पढ़कर देख सकते हैं। उनकी समझदारी में समानता नहीं है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो तथाकथित वंचित जाति का हो, मतलब तथाकथित छोटी जाति का, शूद्र जाति का हो, उनके लिए बाकायदा प्रावधान है कि उनको वही काम करना चाहिए जो काम उनके लिए तय किए गए हैं। ऐसे ही समाज चलेगा।
तो उनके कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या महिलाओं के प्रति सम्मान ये सब चीज़ें नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जब वो नहीं है तो आज वो राज में है, तो उसी तरीके के निज़ाम को लागू करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण तो ये सोच है जो मनुस्मृति के आधार पर राज को लाना चाहता है, और उसके लिए संविधान उनके रास्ते में अड़चन है, उसे वो दूर करना चाहता है। संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन अड़चन है, उसे ख़त्म करना चाहता है। किसान आंदोलन, विद्यार्थी आंदोलन, बुद्धिजीवियों की बार बार कही जाने वाली तर्कसंगत बातें उसके लिए अड़चन है, वो उन्हें ख़त्म करना चाहता है। दूसरा है उसका कारपोरेट के साथ गठबंधन। इतना गाढ़ा गठबंधन है वो, जिस गाढ़े गठबंधन को एक्चुअली वही उन्हें जितवा करना है। 2014 के चुनाव के पहले जो 5,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को की पर्सनैलिटी को बिल्डअप करने के लिए खर्च किए गए, जिससे बाद में स्वीकारा भी गया, वो ऐसे ही नहीं थे, वो बाकायदा डील थी, और उस डील का नतीजा हम लोग आज देख रहे हैं। डिफेंस कारखाने बेचने का फैसला ले लिया, रामनाथ कोविंद जी के, राष्ट्रपति महोदय जी के दस्तखत हो चुके हैं आज। तो वो कानपुर के अपने गांव से लौट के गए तो सबसे पहले उन्होंने वही पुण्य काम किया है, जबकि कानपुर में भी बहुत सारी डिफेंस फैक्ट्रीज हैं। खेती किसानी को बेचने का फैसला हो चुका है, सारे उद्योग लगभग बेचे जा चुके हैं, पब्लिक सेक्टर के या बेचे जाने की प्रक्रिया में है। बैंकों का भट्टा बिठाने और उनकी जगह पर विदेशी बैंकों को लाने की तैयारी पूरी की पूरी हो चुकी है। उनमें किस तरीके से कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, वो जो कह रहे हैं ना कि हेयर कट के बराबर किया जा रहा है। हेयर वेयर कट तो नहीं है, मतलब पूरी की पूरी बॉडी निकाल देते हैं और बैंकों के हाथ में केवल बाल बच रहे हैं। धीरे धीरे उनका भी दिवाला जो है वो पिटना है। ये जो है इसलिए एक भयानक बुरी स्थिति पैदा करती है। कितनी कमाई है, 90 करोड़ रुपया प्रति घंटा कमाया है मुकेश अंबानी जी ने, 112 करोड़ रुपए प्रति घंटा कमाया है अडानी जी ने। इसी लॉकडाउन के पीरियड में, जिस लॉकडाउन के पीरियड में वकीलों की क्या हालत हुई है, बाकी तो छोड़िए, लेकिन चूंकि आज ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन का कार्यक्रम था और आज हम हरिनारायण उपाध्याय जी को याद कर रहे हैं, तो वकीलों की हालत क्या हुई। 90-95% वकील ऐसे। हम जिस टाउनशिप में रहते हैं वहाँ पे 2-3 वकील भी रहते हैं। हम जिस टाउनशिप में रहते हैं उसके ठीक बाहर एक ऑटो स्टैंड भी है। जब लॉकडाउन के पीरियड आए तो सारे ऑटो वालों ने सब्जी के ठेले लगा दिए। कम से कम लागत आती थी और आमदनी हो जाती थी, और कुछ मिले न मिले सब्जी तो मिली जाती थी खाने के लिए। एक दिन सब्जी खरीदते हुए एक वकील साहब हमको मिले और उन्होंने कहा कि ये अच्छे लोग हैं, इनका ऑटो बंद हुआ तो इन्होंने सब्जी बेचना शुरू कर दी, हम तो सब्जी भी नहीं बेच सकते। इतनी बुरी स्थिति में था ये 90-95% से ज़्यादा वकीलों का हिस्सा। क्या सरकार के पास कोई फंड नहीं है? सरकार के पास कोई कोष नहीं है जिस कोष में से वो इस तरीके की आपदाओं के वक्त, अभी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मौतों के बारे में कि उनको मुआवजा और राहत राशि मिलने चाहिए, लेकिन ऐसी जब आपदा आती है तो नहीं है आपके पास। आप 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज लाए थे कोरोना की पहली लहर में, किसको मिला? उन्हीं कॉरपोरेट घरानों को जो पहले से ही ऑलरेडी कमा रहे थे। इसकी आड़ में अगर आता है संविधान, इसकी आड़ में अगर लोगों का आंदोलन, इसकी आड़ में अगर लोकतांत्रिक प्रतिरोध आते हैं, खत्म करो। ट्रेड यूनियन नहीं चाहिए, मजदूर आंदोलन नहीं चाहिए, हड़ताल नहीं चाहिए, किसान नहीं चाहिए। अडानी खरीदेगा, अंबानी होगा, बाकी सारी की सारी रियाया है, क्योंकि मनु महाराज लिख गए हैं कि संपत्ति रखने का और राज करने का अधिकार कुछ चुनिंदा लोगों के पास होना चाहिए। बाकी लोगों को उनके रहमो करम पर वो जो नियम बना के गए हैं उन नियमों के आधार पर वंचित जीवन काटने की आदत डालनी चाहिए। ये 2 कारण हैं मुख्य रूप से। आरएसएस का सोच, आरएसएस का मनुवाद को लाने का विचार और उस रास्ते पर बनने की कोशिश, और कॉरपोरेट का नियंत्रण। तीसरा कारण और है, और वो ये है कि वो हम हैं। हमने, हमारी पीढ़ियों ने संविधान निर्माताओं की बात की अनदेखी की। 25 नवंबर 1949 को जब ये फाइनल ड्राफ्ट आया था संविधान सभा में, उस पर दस्तखत हो रहे थे, उस वक्त ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 चेतावनियां दी थी। पहली चेतावनी में उन्होंने ये कहा था कि हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो कायम कर लिया है,
मगर हमारा समाज लोकतांत्रिक नहीं है। भारतीय सामाजिक ढांचे में दो बातें अनुपस्थित हैं, एक लिबर्टी स्वतंत्रता और दूसरी भाईचारा बहनापा फ्रेटर्निटी। उन्होंने कहा था कि यदि जल्दी से जल्दी हमने सामाजिक लोकतंत्र कायम नहीं किया तो ये राजनीतिक लोकतंत्र भी सलामत नहीं रहेगा। और इस पिछले 40, 50, 60 साल के दौरान जिन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने इस देश में राज किया, उन बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को इस सामाजिक लोकतंत्र को कायम करने के लिए जो मुहिम चलानी थी, संविधान में लिखे गए प्रावधानों को जिस तरीके से लागू करना था, उन्हें लागू करने की बजाय उन्होंने इसको और ज़्यादा अलोकतांत्रिक बनाने में योगदान दिया है। अगर प्रगतिशील और वामपंथी ताकतों को छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी राजनीतिक धारा का रिकॉर्ड यही। ये हमारे अनकिए का परिणाम है। उन्होंने दूसरी चेतावनी दी थी कि संविधान आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा बन जाएगा। और हमारे यहाँ तो और भी ज़्यादा खराब हुआ है। लागू करने वाले लोग बुरे ही नहीं हैं, लागू करने वाले लोग संविधान को न मानने वाले लोग हैं, जिनका एजेंडा ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना चाहिए। और तीसरी चेतावनी और भी समसामयिक थी। उन्होंने कहा था कि अपनी शक्तियाँ किसी व्यक्ति, भले वो कितना ही महान क्यों नहीं हो, उसके चरणों में रख देना, उसे इतनी ताकत दे देना कि वो संविधान को ही पलट दे, संविधान और लोकतंत्र के लिए खतरनाक स्थिति है। वो बोले थे कि राजनीति में भक्ति या व्यक्ति पूजा संविधान के पतन और नतीजे में तानाशाही का सुनिश्चित रास्ता है। और वही तानाशाही का रास्ता आज हम तेजी के साथ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जहाँ व्यक्ति पूजा इस हद तक हो गई है कि न कैबिनेट की कोई कद्र है, न संविधान की कोई कद्र है, न किसी संसद की कोई कद्र है। जो मन में आया ताली बजाई, नोटबंदी कर दी, मन में आया ताली बजाई, जीएसटी लागू कर दी, मन में आया ताली बजाई और कोरोना को भागा हुआ मान लिया। भले ही लाखों की संख्या में लोग मारे गए हों, 40-50 लाख के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है। अभी जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दावे पेश किए जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने लोग मरे हैं। इसलिए ये मानना, ये जो तानाशाही की बढ़त है वो उसी बड़े एजेंडे का हिस्सा है जो हिंदुत्व और कॉरपोरेट का मिला जुला है। इसलिए श्रम कानूनों को सिर्फ मजदूरों पर हमला माना जाए, खेती के कानूनों को सिर्फ किसानों पर हमला माना जाए, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये भारत नाम की जो अवधारणा है और उस अवधारणा की प्रतीक सबसे मूल्यवान और देश को एकजुट करने वाली जो किताब है संविधान, उस पर हमला है। इसीलिए ये सब की बात है, 2, 4, 10 की बात नहीं। इसलिए जब मजदूर लेबर कोड के खिलाफ लड़ते हैं, जब किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, ये लड़ाई हर उस समझदार वकील की है, हर उस समझदार नागरिक की है जो इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए चिंतित है। हरिनारायण उपाध्याय जी आज अगर होते तो कहाँ होते? वो मजदूरों के बीच में इन लेबर कोड्स को लेकर सेमिनार कर रहे होते, उनके जुलूसों की अगुवाई कर रहे होते, उनके बीच में जगार कर रहे होते। वो दिल्ली में किसानों के बीच होते, और केवल दिल्ली में किसानों के बीच में नहीं होते, बल्कि दिल्ली से लौटकर अपने गांव शुक्लहारी में वहाँ भी किसानों को इस हमले के खिलाफ संगठित कर रहे होते। दादा नहीं है, हम हैं, आप हैं, हम सब हैं। दादा को याद करना है तो दादा के तरीके से सोचकर और दादा के तरीके से काम करके ही उनको याद किया जा सकता है। मैं एक बार फिर दादा के शिष्य के नाते, उनके छात्र के नाते, उनके आंदोलन के कार्यकर्ता के नाते उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में दादा की परंपरा की बहुत बड़ी फौज तैयार होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।